असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र का हल। और इसमें हमने पिछले वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब हमें अगले और 41वें प्रश्न से हल करना है। तो हम अपना 41वां प्रश्न देखते हैं ताकि अपनी ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। पहला प्रश्न है हमारा आज का। दीपाली ने 375 रुपए में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में इसे 345 रुपए में पुराने स्टॉक के लिए बेच दिया। उसे होने वाली हानि प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं कि कितने में खरीदा। $375 में इसने खरीदा है और बेचा है इसने 345 रुपए का। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि इससे 30 रुपए की हानि होती है। अब ये 30 रुपए की हानि हमेशा क्रय मूल्य से काउंट की जाती है। प्रतिशत में जब भी निकालना हो तो हम उसके क्रय मूल्य से इसका कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम 30 गुणित 100 बटे 375 ये हमारे प्रतिशत निकालने का तरीका है। तो अब इसके लिए हम डिवाइड करते हैं 25 से, ये 4 बार हो जाएगा, जबकि 25 यह एक बार डिवाइड होगा और यहाँ पर 12 बचेंगे तो 25 पंचे 5 बार होगा, 15 से एक बार और ये 2 बार। हमें आंसर मिलेगा 8% की हानि। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जिसका जो आंसर है 8% की इसमें हानि हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसमें तुलना करनी है बस। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें एक गुणनफल पहले से दिया है। 123 गुणित 356 का गुणनफल दिया है 43,788। अब 1.23 गुणित 0.356 हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और हमें आंसर में जो इनका गुणनफल दिया है वो भी 5 है। तो सीधी सी बात है 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0. ये जो हमें ऑप्शन तीसरा दिया गया है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को सत्य माने और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। लोगों को शिकायत है कि त्योहारों के दौरान बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए लोगों को ये शिकायत है कि टिकट उपलब्ध नहीं होते। अब इसका निष्कर्ष दिया है लोगों को त्योहारों में यात्रा ना करने की सलाह दी जानी चाहिए। दूसरा है त्योहारों में सरकार को और अधिक बस चलानी चाहिए। देखिए ये तो संभव है, जैसे ही त्योहार आते हैं तो लोग आवागमन बहुत करते हैं, उन्हें जाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ये पहला जो निष्कर्ष है इसको सही नहीं माना जा सकता है। तो हम कहेंगे कि इसमें केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, उत्तर आकृति में से एक उचित विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें आयत है, इसमें वृत्त है, और सॉरी जहां बीच में यहाँ पर आयत है जबकि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक ड्रॉप टाइप का बना हुआ है। ऊपर त्रिभुज है, यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त है, यहाँ पर वर्ग बना हुआ है और इनके पांव भी अलग अलग तरीके से हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 3 इमेज हैं ये तीनों अलग अलग तरीके से बनी हैं। इनके हाथ बनने का तरीका भी अलग है। इस प्रकार से इसको भी हम देखते हैं, इसमें सेम मैच नहीं हो रहा एक दूसरे में। तो लास्ट की जो तीसरी इमेज है उसमें हम देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर देखिए वृत्त है, यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर वर्ग आना चाहिए। बीच में देखते हैं यहाँ पर आयत है, यहाँ पर ड्रॉप है तो यहाँ पर एक लाइन आएगी। अब इसमें ऊपर हाथ हैं, इसमें हाथ सीधे हैं तो इसमें हाथ नीचे आएंगे। और इस तरीके से देखिए इसमें पाँव जो नीचे दिए गए हैं वो तीसरे अलग प्रकार के शो कर रहे हैं जो कि इस तरीके से शो करेंगे। तो
तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हम आंसर इसमें देख पा रहे हैं। अगला है, देखिए प्रश्न है कि 4 संख्याएं जब आरोही क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो x, w, x, y और z होती हैं। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 18 जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 22 है। दी गई संख्याओं की सीमा क्या है? तो इसमें बताया गया है कि w धन x धन y इन तीनों का औसत और सबसे छोटी संख्या जो शुरू की 3 छोटी हैं उनका औसत 18 है, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत, देखिए 3 सबसे बड़ी कौन सी हो जाएंगी, x, y और z, इनका औसत 22 है। जब औसत 22 है तो मूल इनका टोटल योग कितना होगा, 3 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हमें 54 प्राप्त हो रहे हैं 54, जबकि यहाँ पर हमें 66। इनका जो अंतर है हम देखते हैं, इनकी जो कुल योग का अंतर है वो है 12। तो प्रश्न में क्या दिया गया, दी गई संख्याओं की सीमा क्या है? दी गई संख्याओं की सीमा जो हमें इसका अंतर प्राप्त हो रहा है वही हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ये उभयधर्मी कहलाते हैं। उभय मतलब जो चीज कॉमन है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। उभयधर्मी से तात्पर्य है अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करें। यही उभयधर्मी कहलाते हैं। अगला देखते हैं हम, मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं रेत बटे बजरी। मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात है 17/8। आगे क्या दिया है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6/17 है या 6:17 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है? देखिए रेत और सीमेंट का बताना है, जबकि हम देखते हैं इन दोनों में बजरी कॉमन है। तो जो चीज अनुपात में कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन आप जल्दी करना चाहते हो, सरल बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉमन को का एलसीएम लेके जो भी आए या कुछ भी करके एलसीएम लें ताकि बराबर हो जाए। देखिए यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का नहीं 3 का गुणा करते हैं, और इसमें हम 4 का गुणा कर दें, तो हम देखेंगे कि 51 हमें 24 प्राप्त हो रहा है। एलसीएम लेने के बाद हमें इतने का गुणा करना पड़ रहा। तो इनका जो एलसीएम है वो 8 का और 6 का 24 है। तो ऐसी स्थिति में हमें मिल रहा है इसमें 24 और 68। अब हम देख पा रहे हैं कि बजरी का अनुपात दोनों में एक जैसी संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट रेत और सीमेंट या सीधे सीधे रेत और सीमेंट, जो रेत और सीमेंट का अनुपात है वो हो जाएगा 51/68, जिसमें 17 कॉमन है। तो 17 से हम 17 गुणे 3/17 गुणे 4 ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर मिलेगा हमें 3/4, जो कि हमें ऑप्शन में दिया है, ये 3:4 हो जाएगा। अगला है 32 49 का वर्गमूल। देखिए 32 और 49 का वर्गमूल आप सीधे सीधे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि में आप जानते हैं ये 5 के पास में है, तो 25 बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 49, 25
तो यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 5 10। अब यहाँ पर हम 7 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, कुल हो जाएंगे 749 और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 57 और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स वाई और जेड की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है? वाई का वेतन एक्स धन जेड का आधा है। तो देखिए कितनी है मजदूरी हमें बताना है। इस प्रश्न में पहले पूरा प्रश्न भी ही नहीं देखा हमने। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमें इनमें से बताना है कि दोनों कथन से निकाला जा सकता है, किसी एक से, या फिर एक दूसरे की मदद से। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बाई का वेतन एक्स धन जेड का आधा है। देखिए इससे तो इनका औसत नहीं निकाला जा सकता अकेले से। अब हम दूसरे में देखते हैं, एक्स और बाई मिलकर जेड की तुलना में 40 रुपए अधिक कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं एक्स धन बाई माइनस 40 बराबर किसके हैं? जेड के। अब इसमें क्या लिखा है? एक्स और बाई मिलकर जेड की तुलना में 40 रुपए अधिक कमाते थे, तो हमने घटा दिए तो यह जेड के बराबर हो जाएंगे। जब हमें इसमें ये चीजें प्राप्त हो गई हैं तो सीधी सी बात है, हम इसमें लिख सकते हैं एक्स धन बाई बराबर जेड का मान हमें इसमें 500 पहले से दिया है, तो यदि हम जेड का मान रखते हैं तो 500 धन 40 बराबर हो जाएगा 540। अब x धन बाई का मान कितना है? 540 है। औसत होता है x धन बाई धन जेड बराबर 3, जहाँ पर x धन बाई का मान सीधा सीधा 540 है, जबकि z का मान 500 है। तो इस तरीके से देखिए हमें औसत प्राप्त हो जाएगा इसको हल करने के बाद अकेले दूसरे कथन से। तो हम कह सकते हैं कि 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम, एक विद्युत प्रवाह आई, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह दिया गया है, जहां पर विद्युत प्रवाह आई एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह करता है। एक स्रोत प्रतिरोधक के पार भी के संभावित अंतर को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली ऊर्जा है। तो देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले हमें ऊर्जा के लिए सूत्र या फिर पता करना है कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। तो ऊर्जा होती है E और पावर होता है P। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है V इंटू I, और दूसरा होता है इसी के साथ में P बराबर E अपॉन T। देखिए दोनों आपस में जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं VI बराबर हो जाएगा E अपॉन T। जहाँ पर हमें E का मान निकालना है तो T बराबर हो जाए, T दूसरे तरफ चला जाएगा तो ये इंटू करेंगे, तो E का जो हमें मान निकालना है वो है VIT, ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए तर्क पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी निहित है। सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं। सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं, ये तर्क दिया है। अब उपन्यास एकमात्र पढ़ने योग्य सामग्री है, जरूरी नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, तो ये गलत है। कोई भी लड़की अन्य सामग्री को पढ़ना पसंद नहीं करती है, ये भी गलत है। सबकी कुछ पसंदें अलग हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं ना तो 1 और ना ही 2 अवधारणाएं इसमें धारणाएं निहित है। अगला है, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर लुप्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। बाय प्रेजेंट है, जबकि वॉट पास्ट टेंस है।
इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमें इसमें अगली जोड़ी देखनी है वो भी प्रेजेंट और पास्ट में होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि रन रैन ये पास्ट प्रेजेंट में है, संग सिंग और ये फ्यूचर और प्रेजेंट में है। अगर हम इसमें देखें ऑप्शन चौथा सट, तो सट के तीनों फॉर्म सट सट होते हैं, अर्थात इसके लिए हम पहले के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दी गई प्रश्नाकृति की जल छवि चुनिए। जल छवि में प्रत्येक चीज नीचे से उल्टी होती है, नीचे की ओर चली जाती है। तो इसमें हम देखते हैं जो पानी नीचे है वो ऊपर जाना चाहिए, तो 3 इन आकृतियों में ऊपर है। तो देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल इसी प्रकार से उल्टी लाइन बनेगी, तो पहले ये और ये दोनों गलत हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को यदि हम उल्टा करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा बी जल छवि के अनुसार ऑप्शन बी में करेक्ट है, जो इसके अनुसार मैच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी का। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर राइट हैंड साइड दायां पक्ष केवल तभी होता है जब हम एक ही तरफ की संख्याओं खाली स्थान को आपस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम देखते हैं, पहले तो अपन समीकरण को हल करें। कितना होगा, भाग करने के बाद यहाँ पर 2 मिलता है, गुणा करने के बाद यहाँ पर 18 धन 5 और ये संख्या माइनस में है। तो देखते हैं माइनस के 2 और 18 कितने हो जाते हैं, यहाँ पर घट जाएंगे तो 16 5 21। तो इस समीकरण का आंसर यहाँ पर 21 मिल रहा है। जबकि इसमें हम देखते हैं 4 12 और माइनस के यहाँ पर 10 हैं और 2 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, जबकि 7 प्लस में है तो 7 और 12 मिला के यहाँ पर हो जाएंगे 19, 5 घटा देते हैं तो बचते हैं 14। ये दोनों समीकरण आपस में बराबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब हम एक ही तरफ की दो संख्या, तो एक ही तरफ की जैसे कि नीचे पहले में 5 और 2, 3 और 7, 5 और 2 पहले तरफ की, 3 और 7 दूसरे तरफ की, एक एक बार चेंज करके हमें देखना है। 6 और 4 पहले तरफ की, 4 और 7 दूसरे तरफ की। तो इस प्रकार के हम समीकरण में लास्ट के ऑप्शन से हल करेंगे क्योंकि ये समय खराब करने के लिए होता है। तो देखिए पहले में यदि इसमें हम तीसरे के अनुसार देखें, चौथे के अनुसार यदि हम देखें तो चौथे में 4 और 7 को बदलते हैं तो समीकरण बन जाता है यहाँ पर 7 गुणे 3 माइनस 10 भागित 2 धन 4। यहाँ पर मिल जाएगा हमें 21 माइनस 5 धन 4। तो देखिए यहाँ पर यदि माइनस के 5 घटाते हैं तो 16 4 20 होता है, तब भी हमारा मैच नहीं कर रहा, तो दूसरे से नहीं होता है। अगले में हम देखते हैं 6 और 4। यदि 6 और 4 को बदला जाए, इसमें 6 और 4 को बदलते हैं हम तो 5 धन 3 गुणित 4 माइनस 6 भागित 2। सबसे पहले भाग करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुणा करते हैं तो यहाँ पर 12 और धन 5। तो माइनस के 3 5 में से यदि हम घटा दें तो 2 बचते हैं और 12 में 2 जोड़ देते हैं तो हमें 14 प्राप्त हो रहे हैं, जो कि समीकरण 2 के अनुसार यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें 6 और 4 को बदला जाता है। यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जबकि डी से हमें मैच नहीं हो रहा था। बाकी के ऑप्शन हमें हल नहीं करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2018 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो फरवरी 2018 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है के चंद्रशेखर राव,
जबकि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से जो उस समय वो 2018 के अनुसार जो प्रश्न था उसका सही आंसर था के चंद्रशेखर राव, और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो है रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ खालिस्तान मूल तत्वों से बना है। तो दार्शनिक के जो भी प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक हैं उनके अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होता है कि कौन से मूल 5 तत्व हैं, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर इसमें 5 है कि 5 मूल तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। ये 5 तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना हुआ है। यही हमारा आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। P और F के बीच, जहां पर P और F के बीच वस्तु रखने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए अवतल दर्पण में जहां P ये ध्रुव है, जबकि F फोकस है और C वक्रता केंद्र होता है। यदि कोई वस्तु P और F के बीच में रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका सही आंसर होता है दर्पण के पीछे, और इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा डिटेल से। आप इसकी 6 स्थिति होती हैं उन्हें जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, यदि दी गई आकृतियों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह होंगे। तो इसमें देखिए अलग अलग से समूह दिए गए हैं। इसमें जो सोचने और समझने के लिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो जो समूह हम देखते हैं 1, 5, 8, पहले में डिब्बे हैं, मतलब आयत के अंदर आयत है, दूसरे में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो तीसरे मतलब 8 इसमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दूसरे में मैच कर दें। पहले में आयत के अंदर आयत है तो दूसरे में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और 7 इसमें हम देखते हैं तो वर्ग के अंदर भी वर्ग है। तो देखिए ये पूरों में मैच तीनों में। अगला है 2, 4, 9, तो 2 वृत्त के अंदर त्रिभुज, 4 वर्ग के अंदर त्रिभुज, और 9 अलग से है एक। तो इस तरीके से ये मैच नहीं हो रहा है। और इसके बाद दूसरा देखते हैं हम 2, 6, 8, 2 में भी वृत्त के अंदर त्रिभुज है, 6 एक डार्क सर्किल है, जबकि 8 उल्टा है, इसका त्रिभुज के अंदर वृत्त है। और इसमें 2, 4, 8 में हम देखते हैं कि 2, 4, 8 कुछ ये देखिए आकृति एक दूसरे के अंदर समाहित हो रही हैं, कुछ अलग से नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि ऑप्शन पहली सीरीज दूसरी सीरीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल जरूर खाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में यह तापमान कितना होगा। हम देखिए हम ये जानते हैं कि यदि केल्विन में कोई चीज निकालनी है और सेल्सियस में दी गई है तो उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें 351 केल्विन इसका आंसर प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ट्रेन ए काजीपेट से सुबह 5 बजे चलती है और शाम 3 बजे बेंगलुरु पहुंचती है। तो सबसे पहले तो हम इसका समय देखते हैं। सुबह 5 बजे कोई निकलती है और 3 बजे बेंगलुरु पहुंचती है,
तो सुबह 5 से लेकर 3 बजे तक कुल हम देखते हैं कि 10 घंटे हो रहे हैं। अगले में एक अन्य ट्रेन बेंगलोर से सुबह 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। तो देखिए 7 से 5 बजे तक यदि हम इसका एवरेज निकालें, क्योंकि ये भी चल रही है, तो इसका भी लगभग 10 घंटे हमें प्राप्त हो रहे हैं, 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब इस प्रश्न में लिखा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलती हैं, मान लें कि ट्रेनें समान गति से यात्रा करती। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इनमें से पहले कौन सी निकलती। पहले निकलती है ए ट्रेन और बाद में निकलती है बी। तो कुल 2 घंटे का अंतर है। तो यदि 2 घंटे में इनकी गति समान है तो हम मान के चलते हैं कि अब 8 घंटे की दूरी बची जो एक दूसरे को मिलने का समय देती है, क्योंकि यह सुबह 5 बजे निकलती है जबकि यह सुबह 7 बजे निकलती है और एक दूसरे के ये विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों की चाल बराबर है, समय 8 घंटे लगता है। अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो सीधी सी बात है बराबर दूरी तय करेंगी और यह लगभग आधे समय में या 4 घंटे बाद मिल जाएंगी। कितने बजे से? 7 बजे से 4। तो 7 में यदि हम 4 जोड़ दें तो हमें सुबह के 11 बजे इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनके एक जैसे कार्य होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर ऊतक बनता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी विशिष्ट कूट में UNGIMMICKY को MIGNU/KCIM लिखा जाता है तो उसी कूट में कॉम्प्लेक्सिसिटी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसके करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम इसको मैच करें तो MIGNU, ये जो 5 वर्ड हमें मैच कर रहे हैं, ये देखिए ये 5 वर्ड शुरू के बिल्कुल उल्टे करके लिखे गए हैं यहाँ से। तो इसी तरीके से हम शुरू के 5 वर्ड को उल्टा करके लिख सकते हैं, जिसमें LPMOC होगा, LPMOC। तो देखिए ये हमें पहले से चौथे ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें किसी और दूसरे ऑप्शन में प्राप्त नहीं हो रहा। बाकी की सीरीज हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलके 10 घंटे में भरते हैं, ए और बी 10 घंटे में भरते हैं। तो मान के हम चलेंगे कि ये कोई टंकी 10 लीटर की, जो कुछ भी हो। आगे प्रश्न देखते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने बंद कर दिया। ए तब तक चलता रहता है जब तक कि टैंक भरा नहीं था। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। खाली टैंक को अकेले भरने में ए को कितना समय लगेगा? देखिए यदि 4 घंटे तक ये चलता है, दोनों मिलके 10 घंटे में भरते हैं, तो 4 घंटे तक भरने में हम देखेंगे या मान के चलेंगे कि 4 घटाने के बाद ये 6, इसका भाग शेष रहेगा। कितना भाग शेष रहेगा? 6, जो 10 का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं या 2/5 भाग शेष रहता है और 2/3 शेष भाग भरने और 3/3 शेष भाग भरने में, दोनों यहाँ पर 3 होगा, 3/3 शेष भाग भरने में कुल मिलाकर 13 घंटे लगते हैं। 13 में से हम 4 इसलिए घटाते हैं क्योंकि 13 दोनों को लगे, बल्कि 9 घंटे लगेंगे 3/5 को भरने में। 13 लग रहे हैं पूरे को भरने में, जब 4 घंटे दोनों साथ चले तब भी, और ए अकेला। तो हमने ए अकेले का निकाला तो 9 घंटे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
हम लिखेंगे 9/3/5 और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 15 घंटे। तो हम कह सकते हैं ए अकेले को भरने में 15 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 तक हैदराबाद स्थित आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कलानिधि मारन, 2018 में इसके मालिक थे। अगला देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दंड आलेख में टन में कुछ फसलों की वार्षिक उपज डिग्री में दर्शाई गई है। आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए सबके कलर भी अलग अलग हैं, शुगर, व्हीट, राइस और अदर। यदि कुल उत्पादन 9000 टन है तो कुल उत्पादन हम मान के चलते हैं 9000 टन, जो कि 360 डिग्री के बराबर है सर्किल के अनुसार। तो टन में चावल की उपज क्या है? चावल के लिए हम देखते हैं ये तीसरा सर्किल है, चावल के लिए 40 डिग्री है, तो इसमें हम 40 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से 40 से यह 960 9 बार कैंसिल, 360 9 बार कैंसिल हो जाएंगे और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। हमारा आंसर हो जाएगा 1000 टन। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ? देखिए बंगाल का जो पहला विभाजन है, कहा जाता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। यही करेक्ट आंसर है। तो बंगाल विभाजन के समय हम देखते हैं कि यहाँ की कुछ विशेषताएं क्या हैं। बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, तो यहाँ के जो वायसराय थे वो थे करजन। वो कौन थे? करजन। और जब रद्द हुआ 1911 में, तो उस समय जो वायसराय थे वो थे हार्डिंग। यही कुछ बेसिक जानकारी है इसकी। अगला प्रश्न है, एक बार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिसमें पौधे के कुछ हिस्सों से जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। तो कई बार हम देखते हैं ऐसे पेड़ पौधे या कुछ वनस्पतियां होती हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से या जड़ें अकेली उस संतति को आगे बढ़ा सकती हैं, तने से डायरेक्ट या सीधे उनका पौधों का विकास हो सकता है, कुछ का पत्तियों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वनस्पति का प्रसार, यह इनके माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव्स बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन वृत्तांत लिखा? तो वो है नमिता गोखले। निम्नलिखित में से ऐसे चिन्हों की पहचान, अगला प्रश्न है, ऐसे चिन्हों की पहचान खाली स्थान है जिनके ठीक पहले अक्षर और उनके ठीक बाद में संख्या आती है। देखिए अक्षर कहलाते हैं ABCD अल्फाबेट, जबकि संख्या 1 से 9 तक सभी जानते हैं वो अंक होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले डॉलर है, इसमें पहले अक्षर है और बाद में संख्या है, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा प्रतिशत में ऐसा नहीं है। हैज अगला चिन्ह है, तो हाँ दूसरा BM है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद में एंड, इसमें भी नहीं है। बराबर C बराबर 3, इसमें है और इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। जिनके ठीक पहले अक्षर और उनके ठीक बाद में संख्या नहीं आती, सॉरी इसमें नहीं पूछा गया है कि नहीं आती है, ये गलत सॉल्व कर दिया हमने जल्दी में, हाँ और ना नहीं देखा इसमें। तो देखिए पहला ये तो नहीं होगा, पहले अक्षर चेक करना है। तो डॉलर के पहले अक्षर आ रहा है, संख्या आ रही है। परसेंट में पहले संख्या आती है, जबकि हैज में भी ऐसी कंडीशन है और एंड में भी यही है, बराबर में भी यही है। देखिए एक स्पेशल सिंबल कौन सा है? प्लस
प्लस इसी में एक ऐसी कंडीशन है कि पहले अक्षर है लेकिन बाद में संख्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, केवल एक है, सॉरी ऑप्शन करेक्ट तीसरा है और आंसर माना जाएगा एक ही ऐसा युग्म है। अगला हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है, यह इनमें से किस घटना के कारण है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्श्व परिवर्तन। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा v से 2v दुगनी कर दी जाए? तो देखिए सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी के ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अब यदि इसमें v का मान दुगना कर दिया जाए तो हम देखते हैं 1/2 m और v का हो जाएगा 2v का स्क्वायर। v में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दो बाहर आ जाएंगे और घात के साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 1/2 mv², जहाँ पर ये के ई का मान है या काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी सीधी 4 गुनी हो जाती है। अगला देखते हैं, किसी संख्या का 80% 100 है तो संख्या वह संख्या है। तो सीधी सी बात है, किसी संख्या का 80% 100 है तो 100/80 गुणित 100, क्योंकि मूल संख्या 100% होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 20 से 4 बार कैंसिल होगा, जबकि यह 5 बार कैंसिल होगा। यह 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 में 25 का गुणा करेंगे हम, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें 125 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत प्रवाह आधा हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि V बराबर होता है IR। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे यदि हम इससे I का मान निकालें तो हमें I बराबर प्राप्त हो जाएगा V/R, क्योंकि इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये प्राप्त होगा V/R, जो कि हमें ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। यह ओम के नियम से हमें प्राप्त होता है, ये ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, भारत में के किस उत्तर पूर्वी राज्य में वर्ष 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए करार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय के साथ में करार किया गया है। अभी 2024 चल रहा है तो 2022 में ये संपन्न हुआ। अगला है, सेंट पीटर्स बेसिलिया ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश या फिर अलग कंट्री की यूरोपीय जो संघ है उसके द्वारा मान्यता है। तो वेटिकन सिटी जहाँ केवल पोप रहते हैं, या तो यहाँ यह ईसाइयों का एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म की प्रसिद्ध चर्च है। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप सभी को आज का ये पूरा प्रश्न पत्र हल करवा दिया गया है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।